Hello everyone. This is our third video of this poem, The Sea and the Skylark, written by G.M. Hawkins. As previous we have discussed that this poem divided into the three video. First video contains the explanation of text of this poem, this sonnet, and second video contains development of the thought of this poem, and the third video regarded as critical appreciation of the poem. As we see on our screen that this poem contains the critical appreciation of the poem. Okay, डियर स्टूडेंट, जैसा हमने डिस्कस किया ये पोएम 3 वीडियो के अंदर मैंने डिवाइड करके बनाई है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना काफ़ी लेंदी हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये वीडियो इतना लंबा बनने में भी दिक्कत करता है और इट वुड बी मोनोटोनस फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। ओके, मोनोटोनस मीन्स नीरस, मीन्स आप लोगों के लिए भी अनइंटरेस्टिंग हो सकता है, इसलिए इस पोएम को मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है और उस यूट्यूब चैनल पर हम हमारे वीडियोस अपलोड करते हैं, सभी लेक्चर्स। आप जब चैनल पर यूट्यूब चैनल पर इसको देखेंगे तो वहाँ पर साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो लिंक इसका शेयर किया जाता है वहाँ सभी इन वीडियोस को उन लिंक पे खोल के देखें, वहाँ आपको पीडीएफ और हैंड रिटन जो लाइंस है वो भी बहुत साफ साफ दिखाई देंगी। बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट फर्स्ट एंड लाइक दैट एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, सभी के लिए ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुप पर इन वीडियोस के लिंक शेयर किए जाते हैं। तो शेयर्ड लिंक को आप क्लिक करेंगे और वहाँ जब ये वीडियो खोलेंगे तो वहाँ यू कैन सी क्लियर पिक्चर ऑफ दैट वीडियोस ऑन दी शेयर्ड लिंक्स। ओके, तो लिंक पर आप शेयर करें। यूट्यूब चैनल आप नहीं खोल करके जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक आपको दिए हैं उस लिंक पे आप खोलेंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे जो भी पेपर के अंदर लिखा हुआ है। ओके, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखें, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी वीडियो में वो क्वालिटी इतनी लो, इतनी पुअर है कि वो लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट होगा, इस प्रॉब्लम का, इससे निपटेंगे। तब तक आप ये ट्रिक भी अपना के देखें कि जो शेयर्ड लिंक है उसको आप ओपन करें, वहाँ आपको साफ साफ कागज़ नज़र आएगा। ओके, एंड दिस इज़ अवर थर्ड लेक्चर ऑफ दिस पोएम एंड कंसिस्ट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन मीन्स हमें हेयर वी डोंट राइट ओनली अ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, हेयर वी नीड टू राइट अबाउट द rhetorical devices, about the literary terms, about the theme, about the language, diction, जितना भी लिटरेरी हम उसमें चीज़ें देख रहे हैं उनको लिखना क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता है। ओनली लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन लिखना क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं होता। ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। The first we have seen here, write a critical appreciation of the poem The Sea and the Skylark by G.M. Hawkins. Okay, यहाँ आप critical appreciation इसको पढ़ेंगे। मैं टी करना भूल गई इसमें, सॉरी, it happened by my mistake। तो आप इसको appreciation कर लेंगे। Okay, the first point of our slide is critical appreciation of the poem. This poem is Italian-based sonnet written by G.M. Hawkins. Dear student, here you can also ask the question like, what is the full name of G.M. Hawkins? Then you should write, first of all you should write the
full name of G.M. Hawkins as Gerard Manley Hawkins. And you also be asked as what is the alternative and what is the another title of this poem, The Sea and Skylark. Then the second, we also should write that the alternative title of this sonnet is Walking by the Sea. Okay. And when we write critical appreciation of the poem, we can touch the following points. Means ये तो मैंने लिखा है, आप ऐसे लिखेंगे कि as critical appreciation of the poem, या poem का critical appreciation इस प्रकार से है. Following is the critical appreciation of the poems. Okay. The first point of the critical appreciation is poem as a sonnet. मीन्स हमने पढ़ा कि ये पोएम सोनेट फॉर्म में है, इटालियन बेस्ड सोनेट है. ओके. तो सबसे पहला पॉइंट हमें यही लिखना है, एज अ सोनेट. सोनेट के रूप में इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके. द पोएम इज रिटन ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ इटालियन सोनेट. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली एन ऑक्टेव पार्ट and sestet part. Means an octave part of 8-line stanza and the second part is sestet of 6-line stanza. मतलब इटालियन बेस्ड सोनेट है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट पार्ट ऑक्टेव पार्ट जो 8 लाइन स्टेंजा होता है और सेकंड पार्ट सेस्टेट पार्ट जो 6 लाइन का स्टेंजा होता है. ऑल द लाइन्स ऑफ द सोनेट इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर. और सोनेट की हर लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है. आइम्बिक पेंटामीटर मीन्स ईच लाइन हैज़ 5 feet and 10 syllable. आइम्बिक पेंटामीटर ये फीट है. एक पोएम को काफ़ी सारे मीटर और फीट का यूज़ किया जाता है. और सोनेट के अंदर हम आइम्ब फुट में लिखते हैं. मीन्स आइम्ब फुट में 2 syllable होते हैं और पेंटामीटर मीन्स 5 feet. 1 फीट में 2 syllable होते हैं और 5 फीट मतलब टोटल उस लाइन में 10 syllable हो गए. यहाँ आपको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. यहाँ आपको ये समझना है आई एम क्लियरिंग इट एंड दिस इज़ अवर लाइन. देखो आपको क्लियरली ये लाइन नज़र आ रही होगी. सबसे पहले तो ये लाइन अपने कॉपी में सब लिख लें. कोई सी भी एक लाइन लिख लीजिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड आई हियर द लार्क असेंड. ये हमारे जो सोनेट है उसकी 5th लाइन है. आप फर्स्ट लाइन भी लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पर 5th लाइन लिखी है. आप सब भी अगर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो 5th लाइन को आप यहाँ देखिए. देखो सबसे पहले आपको समझना है कि किस तरह से पेंटामीटर को डिनोट किया जाता है. तो ये लाइन है, पूरी लाइन में हमें 10 syllable नज़र आएंगे और 5 फीट नज़र आएंगे और 1 फीट के अंदर 2 syllable होते हैं. अब सबसे पहले हेयर द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज syllable. आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि syllable क्या है. syllable मीन्स आवाज़. एक वर्ड एक आवाज़ नहीं है. समझो, जैसे हमने बोला ब्यूटीफुल वर्ड एक है, लेकिन उसमें वर्ड है एक है, syllable एक नहीं है. syllable मीन्स आवाज़. ब्यूटीफुल बोलने में हमारे मुंह की पोस्चर कितनी बार बदलती है. जैसे ब्यू, फिर टी बोलेंगे तो मुंह बदलेगा, फिर वापस फुल बोलेंगे तो फिर से हमारी मुंह की शेप चेंज होगी. तो चूँकि ब्यूटीफुल बोलने में हमारे मुंह की शेप 3 बार बदली है, इसका मतलब ब्यूटीफुल ये वर्ड 3 syllable में है. ये वर्ड कैसा है? ब्यूटीफुल इज दी 3 syllabic वर्ड है. मीन्स किसी भी वर्ड के अंदर, एक शब्द के अंदर कितने ही syllable हो सकते हैं. syllable मतलब आवाज़ें हैं. मीन्स कितने टुकड़े. उस शब्द को बोलने में हमारे मुंह की पोस्चर, हमारे मुंह का शेप कितनी बार बदला. कई जो वर्ड हैं वो सिंगल syllable होते हैं. कम, गो नहीं, कुछ भी आप जैसे बोलना है, लेफ्ट हैंड
इनमें हमारे मुंह की पोस्चर बदली नहीं, सिंगल रहा, तो मतलब ये सिंगल सिलेबिक वर्ड है। किसी में 2 बार हमारे मुंह की पोस्चर बदलती है, जैसे असेंड, 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 2 बार हमारे मुंह की पोस्चर बदली, मतलब असेंड जो है ये वर्ड 2 सिलेबिक वर्ड है। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट की लाइन लिखी हुई होती है, एक लाइन में 10 सिलेबल होते हैं और 5 फीट होते हैं, मीन्स उस लाइन के 5 तो टुकड़े होंगे और एक टुकड़ा मीन्स 1 फीट और उसमें 2 सिलेबल होंगे। अब आयम्ब फुट क्या होता है, यहाँ सबसे पहले हमें क्या जानना है, आयम फुट क्या होता है। आयम फुट मतलब पहला सिलेबल धीरे और दूसरा सिलेबल जोर से। जैसे हम इस तरह से मार्क करते हैं, देखो ये लगाया हुआ है बिल्कुल ऐसे, ये चंदा जैसा यहाँ पे, ओके, और ये यहाँ पे इस तरह से खड़ी पाई, तो ये चंदा जैसा हमने बनाया है, ये तो धीरे, और ये खड़ी पाई जो हमने बनाई है ये है जोर से। ओके, तो हमें समझ आ गया धीरे और जोर से मीन्स, धीरे मीन्स अनएक्सेंटेड और जोर से मतलब एक्सेंटेड। ओके, तो ये जो लाइन हमारी है सोनेट की, अब देखो आप यहाँ से वापस पढ़ना शुरू करते हैं। ऑल द लाइन्स ऑफ द सोनेट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, एंड आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स ईच लाइन हैज 5 feet and 10 syllable. The first syllable is unaccented, marked by, इस तरीके से, ये जो चंदा है इस तरीके से हमने अनएक्सेंटेड धीरे वाले सिलेबल को मार्क करते हैं, एंड द सेकेंड इज एक्सेंटेड सिलेबल मार्क एज, ये इस तरह से ऑब्लिक की तरह, सीधे वर्टिकल ऑब्लिक की तरह हमने जो मार्क किया है ये है स्ट्रेस सिलेबल, और ये अनस्ट्रेस सिलेबल मीन्स जब वो अंग्रेज़ किसी गाने को, किसी पोएम को गाते हैं तो हमने सुना है किस तरह से वो धीरे फिर ज़ोर से, धीरे ज़ोर से, मीन्स वो लाइन जो है उसमें 10 फीट ऐसे चलेगा, पहला धीरे फिर ज़ोर से, फिर धीरे फिर ज़ोर से, फिर धीरे ज़ोर से, देखो ये धीरे ज़ोर से, धीरे ज़ोर से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आयम फुट होता है। अब देखो इस लाइन को देखो, नीचे एक लाइन हमें नज़र आ रही है, लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड, लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड आई हियर द लाग। इसके हम 5 फीट में डिवाइड करेंगे इसको, जैसे 2 सिलेबल में, फर्स्ट लेफ्ट एक ही आवाज़ है, हैंड भी एक ही आवाज़ है, मतलब 2 सिलेबल हो गए, तो इसको हमने एक टुकड़ा कर दिया। फिर ऑफ लैंड, ऑफ एक ही आवाज़ है, लैंड भी एक ही आवाज़ है, मतलब 2 यहाँ हो गई, 2 ये हो गए। फिर उसके बाद आई हियर, आई हियर, आई एक सिलेबल है, हियर दूसरा सिलेबल है, मीन्स यहाँ पर भी हमने इसका एक और टुकड़ा कर दिया। नेक्स्ट देखो द लाख, द सिंगल आवाज़, लाख सिंगल आवाज़, ये 2 सिलेबल हो गए, यहाँ हमने 1 फीट और डिनोट कर दिया। अब लास्ट वर्ड, वर्ड एक है देखो असेंड, लेकिन इसमें सिलेबल 2 हैं, असेंड, तो यहाँ 2 सिलेबिक वर्ड है, तो इस तरह से ये 5 फीट हमने डिनोट कर दिए, देखो 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें हमें सिलेबल मार्क करना है। आयम्ब फुट में सबसे पहला सिलेबल कैसा होगा, अनएक्सेंटेड, फिर एक्सेंटेड मीन्स धीरे ज़ोर से, फिर धीरे फिर 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 ज़ोर से, इस तरह से काउंट करो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलेबल हमारे पूरे इस लाइन के अंदर हो गए। तो समझ में आया सबको आयम फुट किस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, क्योंकि जब भी कोई इसको पढ़ेंगे पोएम को, तो पहला जैसे लेफ्ट हैंड ऑफ लैंड मीन्स धीरे ज़ोर से, पहला सिलेबल धीरे फिर ज़ोर से, ये कहलाता है आयम्ब फुट। और सोनेट के अंदर जो लाइन होती है पूरी वो पेंटामीटर में होती है, मीन्स 5 फीट एंड 10 सिलेबल। Dear students, all of you knew about how can we divide the line of the sonnet into 5 feet or 10 syllable? All of you, सबको समझ आया किस तरीके से हम डिनोट करते हैं सोनेट के अंदर किसी भी लाइन में 5 फीट और 10 सिलेबल। ओके, एंड
In the above line, we can see iambic pentameter clearly. The rhyme scheme of the sonnet is. अब rhyme scheme क्या होती है? देखो, हम हिंदी में कभी सुने हैं तुकबंदी, मीन्स किसी भी गाने की लास्ट जो लाइन्स हैं वो मिलती हैं. जैसे आप सब अपना टेक्स्ट बुक भी ओपन कीजिए और उसमें अपनी पोएम खोलिए, और पोएम जब हम खोलेंगे तो फर्स्ट लाइन हमारी जो एंडिंग वर्ड्स हैं, लास्ट वर्ड्स, वो हम देखेंगे. फर्स्ट लाइन खत्म हो रहा है एंड से, दूसरा शोर, तीसरा रोर और फोर्थ वेंड. मीन्स एंड वेंड एक जैसा है तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया. शोर रोर एक जैसा है तो हमने बी लिख दिया. ओके, इसी तरह से असेंड वापस वेंड से मिल रहा है तो हमने वहाँ ए लिख दिया. फिर अगली लाइन स्कोर, वो रोर से मिल रही है, वापस हमने बी लिख दिया. पोर, ये भी स्कोर से मिलता है, वापस हमने बी लिख दिया. स्पेंड, ये असेंड वेंड एंड इससे मिल रहा है तो यहाँ हमने वापस ए लिख दिया. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन हमारी जो है सेस्टेड शुरू हो गया, ये तो ऑक्टेव पार्ट हो गया. तो ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम हमारी क्या हो गई, ऊपर की 8 लाइन की ए बी बी ए बी बी ए. ओके, दिस इज द राइम स्कीम ऑफ आवर ऑक्टेव पार्ट. एस ए बी बी ए बी बी ए. ठीक है, this is the rhyme scheme of our octave part. And what is the rhyme scheme of the sestet part of this poem? As sestet part, as we see in the sestet part in our text book. सब देखो अपनी टेक्स्ट बुक में. सेस्टेट की पहली लाइन का एंडिंग वर्ड है टाउन, फिर सेकेंड लाइन टाइम, फिर क्राउन एंड प्राइम. ओके, तो ये न तो ए से मिल रहा है न बी से मिल रहा है टाउन, तो हमने यहाँ पे सी डिनोट किया. ओके, सी लिख दिया. फिर हम अगली लाइन हमारी ख़त्म हो रही है टर्बिड टाइम. टाइम ये भी अलग है, टाउन से भी नहीं मिल रहा, ऊपर वाले ए और बी से भी नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ डी डिनोट करेंगे. ओके, सी और डी हो गया. फिर क्राउन, क्राउन टाउन से मिल रहा है तो हम वापस सी डिनोट करेंगे, तो सी डी सी हो गया. फिर वापस प्राइम, टाइम से मैच कर रहा है तो टाइम पे हमने डी डिनोट किया था, प्राइम पे भी डी डिनोट करेंगे. प्राइम, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी एंड हो रही है ब्रेकिंग डाउन. डाउन, प्राइम, टाइम, थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है तो हमने वापस डी लिख दिया. फिर स्लाइम, सॉरी डाउन हमारा टाउन से मिल रहा है तो हमने सी डिनोट किया. फिर लास्ट लाइन हमारी है मेंस फॉर स्लाइम. स्लाइम वापस डी से मिल रहा है, प्राइम और टाइम जैसे, तो हमने डी डिनोट किया. Thus, this is the rhyme scheme of a sestet part as C D C D C D. Okay guys, ये हमें बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है. आप जो है अपने सब नोट्स प्रिपेयर कर लें और उसमें बहुत क्लियरली आप मेंशन कर लें एज ए सोनेट और राइम स्कीम ऑफ द सोनेट, द सी एंड स्काईलार्क, ए बी बी ए, सी डी सी डी. Okay, and the next point is immense use of alliteration. alliteration क्या होता है आप सबको पता है. alliteration is the repetition of consonantal sound. ये जो पोएम है द सी एंड स्काईलार्क, अगर इसका टेक्स्ट आप पढ़ोगे, दिस पोएम इज फुल ऑफ alliteration. immense यूज मतलब फुल ऑफ alliteration. पूरी कई सारी लाइन्स हमारी alliteration से भरी पड़ी है. This poem is also noteworthy for its immense use of alliteration, which is one of the main characteristics of the Hawkins poetry. alliteration का यूज़ करना हॉकिंस की पोइट्री की बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है. इसकी बहुत सारी फ्रेजेस तो सेल्फ कोइंड है जो alliteration की फाइन एग्जाम्पल है. मीन्स many phrases in this poem we can see these are self coined phrases by G.M. Hawkins, and these are the fine example of alliteration written by G.M. Hawkins. In this sonnet we come across many charming alliterations. The following lines are being quoted as the testimony for this quality of Hawkins poetry. Hawkins की पोइट्री की जो टेस्टिमोनी है वो क्या है, immense use of alliteration. और हम कई लाइंस में ये देख सकते हैं, जैसा हमने फर्स्ट जो लाइन है पोएम की फर्स्ट लाइन
ऑन ईयर एंड ईयर। उसके बाद जो सेकेंड लाइन है वो देखो, ट्रेंच राइट। सेकेंड लाइन इस पोएम की, ट्रेंच राइट द टाइड एंड रैम्स अगेंस्ट द शोर। ओके, यहाँ पे देखो आप, देयर इज repetition of two consonantal sound. First consonant is T and second is R. Trench and tide, right and ramp. Okay, सबको समझ आया? यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है, पहला ट्रेंच में और टाइड में। देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंटल साउंड T and the second word is right. The second word is right and ramp. Here is the repetition of consonantal sound right, R. Okay, in the second line, with a flood or a fall, low lull of or all roar. This line is also the fine example of alliteration. Here we can also see the repetition of two consonantal sounds, as first sound is F in flood and fall, and second consonant is L in low and lull. Okay, there is also the repetition of two consonantal sounds as F and L. Okay, and the third line is frequently there while the moon shall veer and wend. Here is the repetition of consonantal sound W in veer and wend. Okay, then this is the second point of our critical appreciation as immense use of alliteration. I hope all of you understood the meaning of alliteration and the use of alliteration also. Okay, let's have a next and the third point of our critical appreciation is coinage of compound and hyphenated words. Coinage means to create. Hawkins is also the master of coinage to create a compound and hyphenated word. In this sonnet, Hawkins very often coins a new compound and hyphenated word at his own level. At his own level he created many hyphenated words, as we can see in this sonnet as follows. First is low lull of, second is new skinned score, third rash fresh, veer and wend, man's first lime, ring right out. And all these words, all these phrases are the self-coined phrases by G.M. Hawkins, and these phrases are the fine example of his third characteristic of Hawkins poetry as coinage and hyphenated words. Okay, the fourth point is biblical allusion. Dear student, as we studied before that Hawkins is a priest poet. Hawkins is priest poet था वो. In 1877 he joined the Jesuit Society, और उसके बाद में वो जो है priesthood भी उसको मिली. He was ordained to the priesthood. चूँकि वो religious poet था, he was priest poet, religious poet, so he uses the biblical allusion in this poem also. यहाँ पर बाइबल का allusion भी उसने दिया है. कहाँ? Dear student, guess where? Yes, as we see the last line of this poem, to man's last dust drain fast towards the man's first line. Okay, this line has the biblical allusion. This line is the fine example of biblical allusion here. And Hawkins is a priest poet, and therefore certain traces means glimpses of the biblical allusion can be noticed in this poem too. At the last line of this sonnet reveals that man was born out of slime. Slime means soft, thick, sticky and wet mud of the swamp. वो गीली मिट्टी जिससे, चिकनी मिट्टी जिससे
एक ह्यूमन बीइंग को क्रिएट किया जाता है। ही वुड सून कोलैप्स एंड मिंगल अगेन इनटू दिस लाइम, और उसे वापस अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करके वापस उसी मिट्टी में मिलना होता है। एंड दिस इज द बाइब्लिकल इल्यूजन यूज्ड बाय हॉकिंस इन दिस सोनेट, एज ही सेज the man was born out of the slime, and after celebrating his whole duration of life, after completing his whole span of life, he will mix again into this first slime. As he is nearing his death, because of the present deteriorating circumstances born of man's love for urbanism, materialism and industrialization, instead of his love for the natural objects, which gives vitality to the life. So we are witnessing our retrogression and not progression. This is the allusion used by Hawkins in this sonnet from the Bible. And next, fifth point of our critical appreciation is his love for nature. Dear student, this sonnet is a fine example where we can see the clear love of Hawkins, clear natural love of Hawkins, as the octave part of this sonnet shows Hawkins' great love for the object of nature, such as sea waves, the bird like skylark, the moon, etc. And according to him, love for nature blesses a man with spiritual strength that acts as vitality to the life. Means यहाँ पर हॉकिंस कहता है, मीन्स हॉकिंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ कह सकते हैं, टू हिम लव फॉर नेचर ब्लेस अ मैन विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. नेचर को प्रेम करना, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट करना, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ब्यूटी और नेचर को एंजॉय करना एक तरह से ब्लेस है आदमी को, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है इससे किसी भी ह्यूमन बीइंग को. एंड इट इज़ द रीज़न वाई द टू नेचुरल साउंड्स, नेमली one sound is of the sea wave and the other that of the song of a bird, are all to end. Means here this is the main reason. That's why Hawkins tells about the two natural sounds coming from the surrounding of him, as the first sound of sea wave and the second sound is the song of the bird, and both sounds are too old to end. Means both sounds, both natural objects and both the natural sounds are never ending. This poem shows man's alienation from the world of the nature and his indulgence in the world of materialism and urbanization. Here poet is in sad mood because he says the man alienated from the nature. Man does not have any interest in the nature, does not have any interest to observe the natural objects even. So this alienation, his alienation from the nature, can be caused the deteriorating condition of human being on the earth. And this was the sad thing to Hawkins. So in the sixth part we see the Hawkins was in his sad mood because of the man's alienation from nature, because man is going towards his fall, his downfall. So this reason is quite enough to lead a man day by day towards his collapse. And this thought he points out that the poet laments upon man's disinterestedness in nature and natural objects also. Thus poet's love for nature
is seen clearly in this poem. So, the octave part is the fine example of this here, in which we can see poet's love for nature clearly. And the next point of our critical appreciation is the sixth point as use of metaphors. Dear student, previously as we have discussed, as we have read that in the octave part, the last four line of the octave part, line from 5 to 8, in these lines poet compares the song of skylark to the two things. Okay, he uses the two metaphor for the song of skylark. First metaphor of his skylark song compared to the new reel of silk yarn, and the second metaphor of he compared his song with the locks of fleece of a lamb. Now these are the fine example of metaphors we can see in the octave part of this sonnet used by Hawkins. In this sonnet, Hawkins uses metaphor also in the second quatrain of the octave. Second quatrain of the octave means in line number 5 to 8. Octave part of the song of bird is compared to a musical song. Compared to, here we can see the two metaphors. First metaphor is the musical song of the bird is compared to a musical song rolled on a reel which unwinds and rewinds again and again. His song is like a roll of wool or silk yarn. The poet compares the song of skylark as thus. As thus means following are the lines in which we can see clearly the use of metaphor for the song of skylark as his. These are the two lines of our text. These are two lines. His rash, fresh, rewinded, new skinned score. Okay. Look at these three words. New skinned score. Okay. Means the song of skylark seems like a new roll of a wool or silk yarn. Skinned tightly. Okay. And the second line is his crisps of curl off which whirl and pour. Now let's see the next. The new skin score of the skylark is heard from the great height in the sky, and it gives the impression of something showering down and waving like curls of the fleece. This is the second metaphor used by Hawkins here. Means second metaphor is the song of skylark is compared to a curls of fleece of lamb. Okay, this is the second metaphor. उसके सॉन्ग को किससे कंपेयर किया है? दूसरा कंपैरिजन है कर्ल्स ऑफ फ्लीज ऑफ लैम. एक मेमने की जो ऊन है उसमें जो कर्ल्स पड़े हुए होते हैं, जो छल्ले बने हुए होते हैं उससे. एंड फोर्थ इटसेल्फ like a tightly wound roll of a reel on the narrow cards and locks like the curls of the fleece of a lamb. Here Hawkins give a fine metaphor to a song of skylark, and this is our sixth point, use of metaphors. The seventh point of our critical appreciation is rhythm in the sonnet. Rhythm, what is the rhythm? Because the sonnet is in musical itself, so the poem is written in a standard rhythm. Dear student, G.M. Hawkins is also known for his special rhythm, namely sprung rhythm. Some lines as line number 2, 6, 11 are written in sprung rhythm, which is Hawkins' own invented rhythm. स्प्रंग रिदम क्या है?
हॉकिंस द्वारा खुद की इन्वेंट की गई रिदम है जिसको स्प्रंग रिदम के नाम से जाना जाता है. दिस स्प्रंग रिदम सूट्स टू हिज थॉट्स एंड मूड. दिस स्प्रंग रिदम permits him greater flexibility. It is based on sense stress and not on syllable stress. मतलब स्प्रंग रिदम से मतलब सिलेबल के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है. स्ट्रेस किस पे होता है? उस लाइन के मीनिंग पे, उसके सेंस पे. एज वी फाइंड इन आयम्बिक पेंटामीटर पोएम. यहाँ पे हमारा जो रिदम है, जो साउंड है, वो आयम्बिक पेंटामीटर, सिलेबल तो हमारा आयम्बिक पेंटामीटर में ही चल रहा है, लेकिन क्या है कि वो एक सेंस स्ट्रेस उसमें डालता है और वो एक तरह से स्प्रंग रिदम है. जैसा हम देख सकेंगे उसके लाइन नंबर 2, 6 और 11 में. लाइन नंबर 2 जैसे ट्रेंच राइड द टाइड दैट रैम्स अगेंस्ट द सी शोर, ये लाइन जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही है, लेकिन इसमें एक सेंस स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा. उसके मीनिंग पर जो स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा वही स्प्रंग रिदम कहलाता है. एंड दिस स्प्रंग रिदम इज इन्वेंटेड बाय ऑन हॉकिंस ऑन. Okay, and in sprung rhythm the poet makes the use of alternative elements and maintain a rhythm dependent on the sense stress. Okay, it is only sense stress, not on syllable stress. Short words are used in this type of rhythm. इस तरीके की जो sprung rhythm है उसमें कैसे words use किए जाते हैं? Short words are used in this type of rhythm which heightens means which increase the emotional utterance of the poet. Means sprung rhythm is used only for emotional utterance of the poet. So sprung rhythm is a flexible, it is a stress rhythm using feet varying and from one isolated stress level to the panic feet or 4 syllable. Okay, and our next point is 8th point, doctrine, Hawkins' doctrine of inscape and instress. These words always associated with G.M. Hawkins. Hawkins is known for these two doctrines as inscape and instress. Dear students, have a look just on our slide so that we can able to know about the inscape and instress. What is the meaning of inscape and what is the meaning of instress as used by the doctrine of Hawkins. Inscape and instress are the keys. सॉरी, यहाँ हम कीज़ नहीं पढ़ेंगे बिकॉज है वी यूज़ द आर, देन है ओनली वी कैन राइट द सिंगुलर की. ओके, इंस्केप एंड इंस्ट्रेस आर द की टू हॉकिंस क्रिटिकल डॉक्ट्राइन. जो क्रिटिकल सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन है हॉकिंस का, उसके की वर्ड है इंस्केप एंड इंस्ट्रेस. द कॉन्सेप्शन ऑफ इंस्केप इज एन ऑस्थेटिक डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस. इंस्केप अराइजेज फ्रॉम द नेचुरल ब्यूटी. इंस्केप कहाँ से निकला है? नेचुरल ब्यूटी से. हॉकिंस गॉट द आइडिया ऑफ इंस्केप फ्रॉम द मिडाइवल फिलोसोफर डन्स स्कॉट्स. जो मिडाइवल फिलोसोफर थे डन्स स्कॉट, उनसे ये आइडिया उसने लिया है इंस्केप और इंस्ट्रेस का. इंस्केप मीन्स द पर्टिकुलर एक्टिव क्वालिटी. ओके, the particular active quality that gives to any object is individuality. Inscape means एक ऐसी एक्टिव क्वालिटी, एक ऐसा स्पेशल क्वालिटी दैट गिव्स टू एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देती है इट्स इंडिविजुअलिटी. उसे एक इंडिविजुअल बना देती है, उसे एक स्पेशल, एक विशिष्टता प्रदान कर देती है. ऐसी क्वालिटी जो है वो इंस्केप कहलाती है. इंस्केप मीन्स अ ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. ओके, इंस्केप मीन्स totally we can remember as the beauty of natural objects, not an outer beauty but
द इंस्केप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ऑल नेचुरल सीन्स। मतलब इंस्केप मीन्स क्या है, जितनी भी नेचुरल सीन है उनकी नेचुरल ब्यूटी ही इंस्केप है। सिर्फ आउटर ब्यूटी ही नहीं, उनकी इनर ब्यूटी, जैसा हमने पोएम में देखा कि वो सी वेव का साउंड और स्काई लार्क के साउंड की बात यहाँ कर रहा है, खाली लहरों को और स्काई लार्क को नहीं, उनके अंदर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ द सी वेव एंड द इनवर्ड ब्यूटी ऑफ द स्काई लार्क, दीज आर द इंस्केप विच इज़ यूज्ड बाय हॉकिंस इन दिस सोनेट। ओके, तो सबको आपको समझ आया होगा कि इंस्केप क्या है। इंस्केप एक तरीके से वो क्वालिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअलिटी प्रदान कर देती है। इंस्केप एक तरह से ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नॉट ओनली द आउटर ब्यूटी बट इनवर्ड ब्यूटी ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट और द नेचुरल सीन्स। एंड ही सेज ऑल द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंस्केप, मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है इंस्केप से भरा हुआ है। इंस्केप मीन्स द ब्यूटी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, द ब्यूटी ऑफ नेचुरल सीन्स, पूरा संसार इंस्केप से भरा हुआ है, मीन्स नेचुरल ब्यूटी से, नेचुरल ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। एंड हॉकिंस ऑलवेज ईगर टू रिकॉर्ड ऑल इंस्केप थॉट्स इन हिज पोएट्री। तो आप सब समझे कि इंस्केप क्या है। अब इंस्केप का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। आई होप all of you understood the concept of inscape. Now next turn is the instress. What is instress? Okay, the next, Hawkins gives a doctrine of instress. In simple words we can say that the overall effect of inscape is instress, means इंस्केप जो नेचुरल ब्यूटी, जो आउटर और इनवर्ड ब्यूटी जो हमने देखी, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट हमने देखा, उनका ओवरऑल इफेक्ट जो है वही इंस्ट्रेस है। हॉकिंस सेज इंस्ट्रेस इज द इफेक्ट ऑन द आर्टिस्ट माइंड ऑफ द परसेप्शन ऑफ इंस्केप। इंस्केप के बाद में जो इफेक्ट एक आर्टिस्ट के माइंड पर पड़ता है वही इंस्ट्रेस है, मीन्स ओवरऑल इफेक्ट ऑफ इंस्केप इज इंस्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू द हॉकिंस, इवर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज मार्क्ड फॉर its individuality and distinctness, and all natural objects are appreciated due to these kind of individuality and distinctness। मतलब किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को हम क्यों अप्रिशिएट करेंगे, उसकी इंडिविजुअलिटी के कारण और उसकी डिस्टिंक्टनेस के कारण, मीन्स एक विशेष गुण उसमें है जिसके कारण हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वही अप्रिशिएशन जो है वही इंस्ट्रेस है। मतलब किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, किसी भी इंस्केप को देखने के बाद जो हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ा है, क्यों हम किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट को देखने के बाद क्या करते हैं, वी ऑल अप्रिशिएट दिस नेचुरल ऑब्जेक्ट, वी ऑल अप्रिशिएट दिस स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, द इंडिविजुअलिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो वो जो अप्रिशिएशन है, जो इफेक्ट उसको देखने के बाद हमारे दिमाग में आया, वही है, दैट इज द इंस्ट्रेस ऑफ वी हैव डिस्कस्ड। ओके, द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ड्यू टू इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस डिस्टिंक्टनेस ऑफ फॉर्म एंड शेप ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इंस्केप बाय द हॉकिंस, एंड द इनर एनर्जी विच मेंटेन्स दिस डिस्टिंक्टनेस एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्ट्रेस। मीन्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है, उसका शेप है, उस ऑब्जेक्ट की फॉर्म और शेप जिसको हम देख रहे हैं आँखों से, चाहे आउटर ब्यूटी है चाहे उसकी इनर ब्यूटी है, तो वो इंस्केप कहलाती है। और उस इंस्केप को जो मेंटेन करने की जो क्षमता है, मेंटेन करने की जो स्ट्रेंथ है, संभाले रखने की जो स्ट्रेंथ है, वही इंस्ट्रेस कहलाती है। एंड एज वी स्टडी हॉकिंस पोएम नेमली पायड ब्यूटी, हॉकिंस के एक और पोएम है पायड ब्यूटी, उस पोएम को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे, वी विल फाइंड दैट द इंस्केप्स ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन दिस पोएम, एंड दस द अबव मेंशन्ड इज द डॉक्ट्राइन ऑफ इंस्केप एंड इंस्ट्रेस बाय द हॉकिंस। सब समझे डियर स्टूडेंट कि इंस्केप क्या है और इंस्ट्रेस क्या है। इंस्केप तो है सारे नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स,
उनका शेप एंड साइज और उनकी इनर ब्यूटी, ये सब तो इंस्केप। और इंस्केप को देखने के बाद आर्टिस्ट के माइंड पर क्या इफ़ेक्ट होता है, वो इंस्ट्रेंस मीन्स ऑल इंस्केप को संभाले रखने की जो पावर है एक तरह से वो इंस्ट्रेस है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखने के बाद जो उसको हमारा रिएक्शन होगा, जो उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, वही इंस्ट्रेस होता है। तो दीज आर दी टू डॉक्ट्राइन्स, इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, यूज्ड बाय हॉकिंस। Not only his doctrine, but Hawkins is also remembered for these doctrines on behalf of Inscape and Instress also. Okay, and this is the 9th and last point of our today's topic as critical appreciation of the poem, the mood of the poet. On reading this sonnet, The Sea and the Skylark, we find that the mood of the poet is joyous and jocund, means in happy mood. मूड कैसा है इसका? ऑक्टेव पार्ट में तो हम देख पा रहे हैं कि पोएट बहुत हैप्पी मूड में है, और सेस्टेड पार्ट में हम उसको बहुत सैड और ग्लूमी मूड में देखते हैं। उस सैड और ग्लूमी मूड का कारण क्या है ये हमें पता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर लास्ट पॉइंट, मूड ऑफ द पोएट, मीन्स what is the mood of the poet in this sonnet. On reading this sonnet, The Sea and the Skylark, we find that the mood of the poet is joyous and jocund in the octave part of the sonnet. In octave, he describes the natural sounds of the sea wave along with the scene of moon in the sky and the skylarks singing. But in the very start of the sestet part, in the sestet part of the sonnet, we see, क्या देखते हैं हम? What we see? The mood changes from jocundity, from joyousness to the gloom and despondency. The last 5 lines of the sestet are highly pessimistic, as the poet foresees the total decline and evil dissolution of the human race. The poem ends with a deep sense of loss at the thought that man is losing his identity and leading himself to his total collapse, like that of the crumbling seaside town Ryle in Wales. And this is the critical appreciation, and we can write the above 9 points when we are to write the critical appreciation of the poem. And let's have a look on the conclusion. Thus the poem The Sea and the Skylark reflect the several of the poetic qualities of Hawkins, as we have mentioned in the foregoing paragraphs. Okay, Hawkins is a priest poet, so he preaches to the mankind towards the nature and appeals to stop running towards the modernism and materialism. Here Hawkins the poet has an appeal that stop moving towards the excessive modernism. You should have a time to spend with nature, to appreciate the nature, to feel the beauty of natural objects. Okay, and this is our today's topic, and the last slide of our today's lecture is assignment for all of you students. This assignment contains the 5 short answer type questions, and the second question is for critical appreciation. This is the extract from the poem, and the third question is write a short note on Inscape and Instress and sprung rhythm used by G.M. Hawkins. And you should write all these questions, dear student. As I have said many times that note down and solve this assignment in your notebook and see it on my personal WhatsApp group. Okay, तो यहाँ ये असाइनमेंट जो आपको दिया जा रहा है वो भी सब अपने अपने कॉपीज़ में लिखेंगे, और जब जब आपको कहा जाएगा आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे उस असाइनमेंट को शो भी करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियोस में हमारा जो वीडियोस हैं वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम है
द सी एंड स्काई ला के बाद हमारी नेक्स्ट पोएम होगी विलियम बटलर ईट्स की द वाइल्ड स्वान एट कूले। तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए सारी वीडियोस को, अपने स्टडीज़ को। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम and enjoy your studies.